हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और साथ ही साथ 10th क्लास के मैथमेटिक्स को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही 9th क्लास के मैथमेटिक्स शुरू हो चुका है अब। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने आप लोगों से पिछली क्लासेस में भी बताया था कि यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या समस्या आ रही है, तो उसे हम दूर कर सकते हैं अगर आपको कुछ कमी हो तो। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन का एक केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा था, जिसमें आयरन के साथ वाटर आता है और वो फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप 1 में हमने बताया कि सभी एलिमेंट या सभी मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट्स के सभी पार्ट्स को और प्रोडक्ट के सभी पार्ट्स को बॉक्स के अंदर लेते हैं। पहली बात मैंने बताई थी। मैंने सेकेंड स्टेप में बताया काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट एंड राइट डाउन, मतलब एटम की संख्या को गिनती करें और उसे लिख लें। तीसरा स्टेप में मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे उनको इक्विवेलेंट करेंगे। तो तीसरा स्टेप में था कि ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स जो है 4 है, इसलिए मैंने बताया था कि इसे 4 से वाटर मॉलिक्यूल्स में यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 4 ऑक्सीजन बन जाता है और साथ ही हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होकर 8 हो जाता है। अर्थात यहाँ भी हमें 8 लाना पड़ेगा। और मैंने उसके अगले स्टेप, चौथे स्टेप में बताया था कि हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो हमारा एलिमेंट है केवल और केवल आयरन है, जो 3 था, इसलिए हमने इसे 5वें स्टेप में बताया था कि 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और फाइनली लास्ट में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स के हैं उसको काउंट डाउन कर लें अल्टीमेटली, अर्थात अंत में, और नंबर ऑफ एटम्स जो हैं सभी एलिमेंट्स के उसे काउंट डाउन कर लें प्रोडक्ट्स के, तो दोनों इक्वल हो जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। और उसके आगे हम लोग आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी यहाँ तक केवल और केवल किसी केमिकल फार्मूला का यहाँ पे सिंबल दिया है। जैसे ये एक एलिमेंट आयरन है और ये इसका एक केवल एटम है। यहाँ पे पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो ये किस अवस्था में, विच मीन्स किस फिजिकल स्टेट में है। जैसे आयरन जनरली सॉलिड स्टेट में होता है और वाटर जनरली लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि आयरन लिक्विड स्टेट वाटर के साथ रिएक्शन करता है या फिर सॉलिड स्टेट के साथ करता है या फिर वेपर के साथ करता है। हम लोगों ने देखा है किसी प्रकार का आयरन जो होता है नमी में और ह्यूमिडिटी में, विच मीन्स मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में जंग पकड़ लेता है, वही हमारा Fe3O4 है। ये जो H2O है उस पर पानी गिराने से नहीं बनता, बल्कि ये एटमॉस्फेरिक वाटर होता है। और एटमॉस्फेयर में जो हमारा वाटर है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। आयरन को मैंने बताया सॉलिड स्टेट में जनरली पाया जाता है और सभी लोग देख भी रहे हैं इसे। और ये जो जंग लगता है आयरन पे वो भी एक सॉलिड स्टेट है। और H2 तो आप जान ही रहे हैं कि ये गैस है। तो इसे हम दर्शा देते हैं। ये सॉलिड है हमारा, H2O जो वेपर स्टेट में है, अर्थात लिक्विड गैसियस स्टेट में है, इसे G के द्वारा डिनोट करते हैं। Fe3O4 है तो उसे भी हम लोग दर्शाएंगे
सॉलिड स्टेट से और हाइड्रोजन गैस है तो मैंने गैस को बताया कि जी से डिनोट करते हैं। इसमें और मैं कुछ चीज़ें बता दूं। सॉलिड को एस से दर्शाते हैं, स्मॉल एस। लिक्विड को एल, स्मॉल एल से दर्शाते हैं। गैस को जी से दर्शाते हैं और साथ ही एक्वस फर्स्ट लेटर कैपिटल, सॉरी ये कैपिटल नहीं होगा, केवल एक क्यू होता है। एक क्यू और दोनों स्मॉल, एक क्यू, ये दोनों स्मॉल लेटर होता है। ये हमारा डिनोशन था। तो मैंने अभी इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि किस प्रकार से कोई भी एलिमेंट सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस है या फिर एक्वस फिजिकल स्टेट में है। एक्वस कहने का मतलब है, आगे मैं एक्वस को डिस्क्रिमिनेट करता हूँ कि किस प्रकार से एक्वस को समझेंगे हम लोग। जनरली हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस से तो परिचित थे, लेकिन एक्वस वर्ड के बारे में नहीं परिचित थे। तो एक्वस का मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन में अगर वाटर हो तो उसे एक्वस कहा जाता है। कोई भी सॉल्यूशन में यदि वाटर हो तो उसे एक्वस कहा जाता है। व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर देन इट्स फिजिकल स्टेट इज नोन एज एक्वस। हमने आगे दो और एग्जाम्पल्स लिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ जब कंबाइन करते हैं तो ये CH3 अर्थात मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है जो लिक्विड स्टेट में बनाता है। और इसमें कुछ देखिए एक्स्ट्रा, अर्थात इसमें मैंने प्रेशर दिया है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। कहने का मेरा मतलब है कि जनरली साधारणतया इस फिजिकल स्टेट को किसी भी केमिकल इक्वेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसे और अधिक जानकारी परक बनाने के लिए अर्थात इसे और अधिक इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग इसके फिजिकल स्टेट का डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड ले करके पेड़ पौधे वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं और साथ ही वाटर का ट्रांसपायरेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारा हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होता है। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स जो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2 है। निश्चित तौर पे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम्स जो है इवन हो। तो यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, ब्लैक पेन से नहीं, रेड पेन से कर दिया। तो यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं और यहाँ पे मैंने 3 रख दिया। ये हाइड्रोजन एटम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 1 4 था जी। तो 4 था तो सिंपली मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूँ और वहाँ पे काम मेरा बन जाएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन ऑलरेडी इसमें इक्वल है। अर्थात मुझे यहाँ केवल 2 रखना पड़ रहा है और कुछ नहीं करना पड़ रहा, और ये इक्विवेलेंस है। और इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इसके फिजिकल स्टेज को बताता है। अब यहाँ पे मैंने
फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखा है कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके पौधे सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पानी के साथ मिलकर के ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का निर्माण करते हैं, जिसके थ्रू पेड़ पौधे ट्रांसपायरेशन करते हैं। जिस तरह से जनरली एटमॉस्फेयर में वाटर का एवेपरेशन होता है। तो हमारा यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 6 है कार्बन, यानी कि यहाँ पे भी हमें 6 करना होगा। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे मिलाइए 6 ऑक्सीजन है, तो 8 ऑक्सीजन है और वहाँ पे 9 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को हमें मेंटेन करना है, एक 13 है। यहाँ पे वाटर है तो H2O है। तो दोस्तों हम इसे इक्विवेलेंट करेंगे कि किस प्रकार से ये इक्विवेलेंट होता है। 6 दूनी 12 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हमें करना होगा इक्विवेलेंट। ब्लैक पेन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे भी अगर 12 हो जाता है तो 12 और 12 24 हो जाता है, और यहाँ पे 12 अगर रखते हैं तो ये 24 हो जा रहा है। तो अब हो गया 6 2 12 ऑक्सीजन, और 12 ऑक्सीजन 24 हो जाना है। तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और 12 12 24 हो गया। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। लेकिन इसकी नीड सी क्यों पड़ी सनलाइट और क्लोरोफिल की? तो इसमें एक कैटलिस्ट के रूप में सनलाइट आया, जिसका कोई प्रभाव तो नहीं है, लेकिन इसके कारण रिएक्शंस आगे बढ़ा। विदाउट सनलाइट और क्लोरोफिल के ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्तों केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। ये बैलेंस करना थोड़ा बहुत हम जानें। अब टाइप जानेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से किस किस रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो इसके वेरियस टाइप्स हैं, 4-5 टाइप जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि कम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट वन, सेकंड वन दूसरा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीसरा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चौथा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और 5वां नंबर में है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोग अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, हम लोग अभी तक जानकारी लिए कि किस प्रकार से किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा कि बैलेंस करने के बाद वेरीफाई करते हुए उसे और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने उसके फिजिकल स्टेट के बारे में बताया कि फिजिकल स्टेट की जानकारी होती है, तथा साथ ही कुछ मैटर जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट के द्वारा कुछ रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं, जिनके बारे में मैंने फोटोसिंथेसिस के द्वारा बताया कि किस प्रकार वाटर के साथ मिलकर के सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है तथा वाटर का निर्माण करता है, जो ट्रांसपायरेशन में सहायक होता है। आगे हमने बताया कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने बताया कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आगे हम लोग फर्स्ट नंबर कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग से ही पता लग रहा है कि कोई भी एक से अधिक चीज़ें कंबाइन होने वाली है। कंबाइन मतलब जुड़ने वाला। तो निश्चित बात है कि इसमें 2 एलिमेंट होंगे, 2 सबस्टांसेज होंगे, वो 2 एटम्स हो सकते हैं, वो 2 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर एक एटम 1 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर 2 से अधिक भी हो सकता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब है कि किसी भी 2 चीज़ का कंबाइन है। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा, 9th क्लास में भी पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी रिएक्टेंट के एलिमेंट का कोई भी एटम किसी दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है और ना ही वो समाप्त होता है। जैसे मैंने बताया था H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस मिल करके
वाटर का फॉर्मेशन करता है, इट मीन्स H2O। यहाँ पे हम गौर से देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट जो हमारा मिला है कंपाउंड वाटर, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल है। अर्थात ना तो यहाँ से हाइड्रोजन डिसअपीयर हुआ है और ना ही इसे यह समाप्त हुआ है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि रिएक्टेंट्स के एलिमेंट सब्सटेंसेस के एटम्स प्रोडक्ट्स में हमेशा के लिए मौजूद होते हैं। वो ना तो कभी समाप्त होते हैं और ना डिसअपीयर होते हैं। तो आगे हम लोग और जानेंगे कि ये है क्या। रिएक्शन में केवल बॉन्डिंग चेंज होता है। जैसे यहाँ पे केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके बॉन्ड का निर्माण करता है। अर्थात रिएक्शन में ब्रेकिंग और मेकिंग है एक बॉन्ड, एक या एक से अधिक प्रकार के बॉन्ड का, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड के नाम से आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, ये इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप, बहुत सारे केमिकल्स ग्रुप जो होते हैं उन्हें नॉमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ेंगे। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से किसमें कौन सा बॉन्ड होता है। फिर बॉन्ड के बारे में अधिक प्रसार से पढ़ेंगे, जिसमें पता लगेगा कि कौन सा बॉन्ड अधिक शक्तिशाली है, विच मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन वीकर है। हर चीज़ के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। मैंने बोला कंबाइन हो रहा, कंबाइन वर्ड से बना है। ये जो कम्बिनेशन वर्ड है ये कंबाइन से बना है। अर्थात ये जो है कंबाइन वर्ड से बना है। कंबाइन का मतलब होता है कि जुड़ना, यानी एक से अधिक चीज़ों से ये जुड़ी हुई है चीज़ें। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने डेली लाइफ में देखा भी है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं क्विकलाइम, यदि उस पर पानी की कुछ बूंदें में गिर जाए तो उससे हीट बाहर होता है, यानी बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलता है। और वो कैल्शियम ऑक्साइड पे जब वाटर गिरता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। अर्थात CaO मैंने बोला H2O के साथ, अर्थात पानी उस पर गिरे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का निर्माण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। हमने बताया था कि हम लोग फिजिकल टर्म को भी लिखते चलेंगे कि कौन सा एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल्स किस स्टेज में है। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में अभी हम लोग लिख रहे हैं, तो इसे व्यापारिक नाम क्विकलाइम के नाम से जाना जाता है। और बाज़ार में आप लोग देखते भी होंगे कि ये सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर आप जान ही रहे हैं कि जनरली ये लिक्विड स्टेट में होता है। जब इसे फ्रोज़न किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बनता है ये एक्वस बनता है, जिसमें सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा भी प्रेजेंट होती है। यही इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड ये है, जिसको हम लोग क्विकलाइम के नाम से बताया मैंने कि ये क्या है, क्विकलाइम है, क्विकलाइम। और ये वाटर है हमारा, और इसके साथ मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात स्लेक्ट लाइम का निर्माण करता है। स्लेक्ट लाइम का निर्माण करता है, जिसको बुझा हुआ चूना हम लोग कहते हैं।
हम लोग कंबाइन के बारे में पढ़े। कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। कैल्शियम ऑक्साइड विच मीन्स क्विक लाइम वाटर के साथ ऐड होकर के हीट इवेपोरेट करता है, हीट बाहर निकलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिसे हम स्लेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने एक साधारण बीकर में कुछ वाटर और उसमें कुछ कैल्शियम ऑक्साइड डाल करके बताया कि उससे फॉर्मेशन होता है स्लेक्ट लाइम का बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, विच मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होता है और वो स्लेक्ट लाइम CaOH विच मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। हम लोग और भी कम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि आगे और कौन से कम्बिनेशन रिएक्शन हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होता है। जिससे इसमें मैंने बताया कि कुछ हीट भी बाहर निकलता है और वैसे रिएक्शंस द रिएक्शंस इन विच हीट इवॉल्व इज नोन एज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। केमिस्ट्री में जब किसी रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस में कि हीट बाहर हो रहा है तो वो एक्जोथर्मिक होता है, और जब किसी में हीट लगता है विच मीन्स उसे हीट देना होता है तो उसे हम लोग जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से। तो वो भी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। इससे पता लग रहा है हमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने में वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड सहायक है, लेकिन रिएक्शन के दौरान उसमें कुछ हीट बाहर निकलता है। इस कारण से इसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। जैसे हम लोग अभी बर्निंग ऑफ कोल एग्जाम्पल देते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का मतलब है कार्बन। कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, मैंने लिया। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे जलाते हैं और वो क्या बनता है, उसके बाद बन जाता है कार्बन था सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट में, और साथ में हम लोग को बनेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो धुआं के रूप में बाहर निकलता है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है पानी का बनना हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O from हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ये था हमारा H2 गैस है, विच मीन्स G लिखाएगा, O2 फिजिकल स्टेट में G लिखाएगा, और यहाँ पे वाटर बनता है H2O, और ये लिक्विड हो जा रहा है। ये हमारा, हम लोग इसमें सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब दो सबस्टांसेस मिलते हैं, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ मिला है जिसमें कार्बन एक एटम है जबकि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के दो एटम हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन है जिसमें हाइड्रोजन गैस के दो एटम हैं एक मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन गैस है जहाँ पे एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम हैं, अर्थात दो या दो से अधिक भी हो सकता है। जब दो सबस्टांसेस मिलते हैं रिएक्टेंट्स के और उससे कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि व्हेन टू और मोर सबस्टांसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जिससे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जब दो या दो से अधिक सबस्टांसेस मिलाने से तो उसे हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे इसमें मैंने बताया कि हीट अगर निकल जाए बाहर किसी रिएक्शन के दौरान तो उसे हम लोग कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जिससे हीट बाहर हो, जिसमें हीट की आवश्यकता पड़े तो वो एंडोथर्मिक होता है। आगे हम लोग कोल का जलना सिखाए कि कार्बन अर्थात कोयला जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, विच मीन्स हम लोग मेथेन के बारे में भी जानेंगे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हम लोग को एग्जाम्पल में है, ये हमारा सी नंबर है, बिकॉज ऑफ दो हम लोग अभी हम लोग देख चुके हैं। बर्निंग है विच मीन्स जलेगा, तो निश्चित बात है इससे हीट बाहर होगा, अर्थात एक्जोथर्मिक है। ये एक्जोथर्मिक के एग्जाम्पल ही हैं CH4 मीथेन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस it burns and give CH4 है, O2 है, तो ये हम लोग को हीट देगा और साथ ही साथ वाटर निकलेगा, CO2 गैसियस होगा और H2O हमारा H2 पानी तो उड़ जाएगा, बीच में वेपर होगा, तो इसको गैसियस लिखा जाएगा। ये हमारा रिएक्शन था कि जब कोई नेचुरल गैस, व्हेन एनी नेचुरल गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज वाटर। आगे हम लोग और सोचते हैं, बहुत सारे और एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोग का सांस लेना, रेस्पिरेशन क्या है। क्या हम लोगों ने कभी सोचा है इसके बारे में कि जो हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि हमारा जो श्वसन क्रिया है, हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, लेते हैं, और उसके बाद हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ये किस प्रकार होता है, और इसमें हम लोग एनर्जी लेते हैं या फिर हीट बाहर कर रहे हैं, इसके बारे में सोचिए। तो हम लोग हीट छोड़ते हैं, इसलिए एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। और आगे हम लोग जानते हैं क्या क्या है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हमने देखा, मैंने दूसरा एग्जांपल दिया एक्जोथर्मिक का, रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स विच मीन्स सजीव का श्वसन क्रिया। हम सभी लोग जानते हैं कि सजीवों को जीवित रहने के लिए, विच मीन्स लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए एनर्जी की नीड्स होती है, और वो एनर्जी आता कहाँ से है वो हम लोग सीख सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि हम लोग खाना खाते हैं, चावल, दूध, आलू, ब्रेड, मिल्क, मीट, तो वेरियस टाइप्स ऑफ हम लोग खाना खा रहे हैं, जिससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हम लोग डेली लाइफ में पोटैटो, राइस खा रहे हैं, जिससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जा करके ग्लूकोज में चेंज होता है, जिसे बायोलॉजी में भी हम लोग जानेंगे। ये हमारे शरीर में ग्लूकोजीन के रूप में कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज हम लोग को एनर्जी प्रदान करता है। हम लोग उसी एनर्जी से दिन प्रतिदिन जीवित रहते हैं और कई प्रकार के कार्य को संपादित करते हैं। जैसे हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट गया, विच मीन्स ग्लूकोज गया, जो C6H12O6 के रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जो एक्वस है हमारा ब्लैक पेन। उसके बाद ये भोजन मैंने कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस वायुमंडल से अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं या करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर एक डाइजेस्टिव जो रिएक्शन होता है, उसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा कुछ एनर्जी
मुक्त होता है, अर्थात वायुमंडल में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान छोड़ते हैं, वाटर का निर्माण होता है। एनर्जी हमने रिलीज किया है वायुमंडल में, इसलिए एरो सिंबल ऊपर की ओर होगा। जब कोई रिएक्शन हिट लेगा या एनर्जी लेगा तो उसे डाउन करेंगे, नीचे की ओर एरो करेंगे। आगे है थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, इसे बैलेंस भी कर दें। ये H2 है, सॉरी, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ये फिजिकली, तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। C6 है, इट मीन्स हमारे पास कार्बन के 6 एटम हैं, तो यहाँ पे भी 6 कर लिया मैंने। ऑक्सीजन 12 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन है, उधर हाइड्रोजन सिंगल है, तो 6 2 12 कर लिया, यानी 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 6 है, यानी यहाँ पे 12 करने के लिए 6 2 12 कर लेते हैं। और ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है, जिससे ये पता चलता है कि ये एनर्जी जो है निकलता है जब हमारा खाना शरीर में पचता है, यानी कि जब लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए एनर्जी की नीड्स है। और वो एनर्जी आता कहाँ से है? जब हम लोग भोजन करते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, हमारा शरीर इनटेक करता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में विघटित होकर के डिकम्पोज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है तथा साथ में एनर्जी देता है, जो हम लोगों को जीवित रखता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो सब्जी, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां हम लोग देखते हैं, जो डिकम्पोजिशन होता है, जो विघटित होता है, सड़ना गलना जिसको हम लोग बोलते हैं रॉटेन, और वो भी क्या है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, ये भी हम लोग जान सकते हैं कि जब सब्जियां या किसी प्रकार के फल या अनाज सड़ते गलते हैं तो उसमें क्या मौजूद होता है, वो आप लोग अभी सीखे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में स्टार्च जिसको बोल सकते हैं वो उपस्थित होता है, और वही रिएक्शन होकर के वायुमंडल के यानी कि एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है और वो हीट रिलीज करता है। यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन समाप्त होता है। हम लोग आगे के क्लासेस में 2 नंबर 3 नंबर ये सभी देखेंगे। कॉम्बिनेशन का जो उल्टा है हमारा डिकम्पोज, कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने कंबाइन किया, आगे हम लोग इसे डिकम्पोज करेंगे अर्थात तोड़ेंगे और किसी सिंगल रिएक्टेंट से हम लोग 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है कि किसी एक को विस्थापित करके दूसरे में ऐड करना, ये भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तथा साथ ही बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके।